नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नेवसी एम.ए. महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा से 11वीं 12वीं के लिए अध्यापन करता हूँ। आज हम लोग 11वीं की जो रचना कलम का सिपाही कल परसों हमने देखी, उसी के स्वाध्याय के रूप में चर्चा करेंगे। या परीक्षार्थी के हेतु विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते या परीक्षार्थी की दृष्टि से हम उस स्वाध्याय के रूप को समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आता है वह इस प्रकार है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए के लिए प्रेमचंद जी के साहित्य में हम यह पाते हैं। क्या पाते हैं प्रेमचंद जी के साहित्य में? तो 1, 2, 3 और 4 बातें, यानी कि कौन कौन सी है प्रेमचंद जी के साहित्य में? पहली है सामयिक जीवन की विशालता, दूसरा है अभिव्यक्ति का खरापन, तीसरा है सामाजिक अन्याय का विरोध और मानवीय मूल्यों से मित्रता। ये 4 बातें हम पाते हैं। अब दूसरा जो सवाल है, इसी में से दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है देवदूत के लिए। कौन सा शब्द है देवदूत के लिए? देवदूत के लिए होता है मसीहा। दूसरा शब्द है सत्यता के लिए होता है प्रामाणिकता। तीसरा है कथन के लिए वक्तव्य। और चौथा है स्वरूप के लिए कलेवर। इस प्रकार यह सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं। अब कृति क्रमांक 2 के रूप में वाक्य पूर्ण कीजिए या वाक्य पूर्ण करो। आकलन हेतु प्रश्न हो सकता है। तो पहला है, प्रेमचंद जी ने देखा था कि किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से किसानों को डैश आगे लिखना है। तो जवाब में लिखना है, प्रेमचंद ने देखा कि किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से किसानों को उनके खेतों से बेदखल किया जाता था। कैसे किसानों को उनके खेतों से कैसे बेदखल किया जाता था। अब दूसरा जो वाक्य है, प्रेमचंद जी की कृतियों में आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध डैश। तो उसका जवाब लिखना है, प्रेमचंद जी की कृतियों में आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कृषक वर्ग की घृणा और कटुता की झलक मिलती है। कृषक वर्ग की घृणा और कटुता ही झलक मिलती है। अब फिर जो अगला सवाल है, लिखिए के रूप में प्रेमचंद का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब डैश दो कारण लिखना है। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है कब, कैसे? प्रेमचंद लिखिए के रूप में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब कब वह निम्न मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने युग की प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करते हैं। और दूसरा है, वे एक श्रेष्ठ विचारक और समाज सुधारक के रूप में प्रकट होते हैं। अब अगली जो कृति है इस प्रकार के, परिच्छेद से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। पहला है डरो मत, दूसरा है गोदान। तो देख लीजिए क्या लिखना है। पहला है डरो मत प्रेमचंद जी के साहित्य का मूल स्वर है। और तीसरा, प्रेमचंद जी की संवेदना का उपन्यास में नए सांचे में ढलने लगती है।
गोदान क्या है? प्रेमचंद जी की संवेदना किस उपन्यास में नए सांचे में ढलने लगती है? उपन्यास गोदान की। अब अगला जो सवाल होता है वो इस प्रकार होता है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। शब्द संपदा के रूप में, शब्द संपदा के रूप में क्या होता है? निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। तो पहला जो होता है यात्रा, उसके लिए यात्राएं। दूसरा होता है कहानी, कहानियां। तीसरा है धड़कन, धड़कने। चौथा है कृतियां, कृति। क्या शब्द? अब निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। इसमें से यात्रा, यात्राएं, कहानी, कहानियां, धड़कन, धड़कने, कृतियां, कृति। अब परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द होता है बखूबी, दूसरा होता है ईमान, तीसरा होता है बेदखल, चौथा होता है गैर कानूनी। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति के रूप में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वर्तमान कृषक जीवन की व्यथा, वर्तमान कृषक जीवन की व्यथा कथन पर अपने विचार लिखिए। क्या लिख सकते हैं हम लोग? देख लीजिए छात्रों, हम विचार विमर्श करते हुए, एक दूसरे को विचार करते हुए या बाहर की अनुभूति, यानी कि आप लोग घर संसार में जो कुछ दिखाई देते हैं उसी के अनुभूति के अनुसार ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या लिख सकते हैं? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। हमारे देश का कृषक कर्ज, हमारे देश का कृषक कर्ज में ही जन्म लेता है और जिंदगी भर कर्जदार ही बना रहता है। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए और कभी बीमारी के इलाज के लिए कृषकों को जब तब महाजनों से कर्ज लेना ही पड़ता है। कृषकों को जब तब महाजनों, साहूकार लोगों से कर्ज लेना ही पड़ता है। और वे आगे कहते हैं कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है। यह बात तो सही है, कृषकों को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में काम कर रहा होता है। वर्षा के समय में भी उसे खेतों में कभी गोड़ाई व कभी निराई करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है। कृषक अपना खून पसीना एक करके अन्न उपजता है जो दूसरों को अन्न देता है। वह स्वयं बहुत अधिक की कामना नहीं करता, बस चाहता है कि उसके परिवार को भरपेट भोजन मिले। अधिकतर कृषकों का स्वास्थ्य दैनंदिन गिरता हो जाता है और अंत में बीमारी और भूखमरी का शिकार होकर वे दुनिया से कुछ कर जाते हैं। हालांकि भारत सरकार किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है, परंतु यह सरकारी मदद किसानों तक पहुंचती ही नहीं है। इस तरह हम यह लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो देख लीजिए। अलाउद्दीन ने हंसते हुए वंशीधर से कहा चार बातें। अलाउद्दीन ने हंसते हुए वंशीधर से यह कहा। क्या पहली बात है, हमारे सरकार तो आप है। दूसरा बता दिया, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, और तीसरा है आपने व्यर्थ कष्ट किया, और चौथा लिखा है मैं तो स्वयं आ रहा था आपके लिए चढ़ावा लेकर। इस प्रकार हंसते हुए वंशीधर ने यह कहा। अलाउद्दीन ने हंसते हुए वंशीधर से यह कहा था। अब आकृति पूर्ण कीजिए के रूप में कई सवाल आप लोगों को लिखने हैं। हमें उनमें से नहीं जो कौड़ियों पर अपना यह बेच दे। चौखट में, आयत में, यानी कि कृति में क्या लिखना है?
हम उनमें से नहीं जो कौड़ियों पर अपना यह बेच दे। क्या क्या लिखना है? ईमान। दूसरा है मुख्तार जी 1,000 के नोट इन्हें भेंट करो। चौखट में क्या लिखना है? बाबू साहब को। तीसरा है ईश्वर के लिए मुझ पर यह कीजिए। क्या लिखना है चौखट में? दया। ईश्वर के लिए मुझ पर यह कीजिए, दया। अब चौथा है अलोपदीन। अलोपदीन आखिरकार कितना चढ़ावा देना चाहता था? चौखट में लिखना है 40,000 रुपए। अब इसके अलावा आप लोगों को कई और बातें उचित घटना के अनुसार वाक्य लिखना है। घटना के अनुसार उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग? पहला है लिखना है, पहला है ये सरकारी हुक्म है, गाड़ियां नहीं जाएगी। दूसरा है बाबू साहब हमारा अपमान करके आपको क्या मिल जाएगा। तीसरा है सेठ अलोपीदीन 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। और तीसरा है क्या कहा हुजूर 40 पर भी नहीं। इस प्रकार यह क्रम या घटनाक्रम लिख सकते हैं। अब ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सफलता के सोपान है, इस विषय पर अपने विचार। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता सफलता के सोपान है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सफलता के सोपान है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना आसपास के लोगों का विश्वास, खुशियों का व आशीर्वाद जैसी बहुत सी चीजें प्राप्त करने में एक व्यक्ति की मदद करता है। आज की दुनिया छल, कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है। अनेक लोग ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों के स्थान पर छल, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी को अधिक महत्व देते हैं। वे अपनी मूर्खता को कूटनीति का नाम देते हैं। वे नहीं जानते कि जीवन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ का बहुत महत्व है। झूठ और कपट का भंडाफोड़ एक न एक दिन अवश्य होता है। लोगों को एक बार धोखा दिया जा सकता है, लेकिन चालाकी से उन्हें बार बार मूर्ख बनाना कठिन है। आज वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जिसके कार्य का आधार ईमानदारी हो, जिसका चरित्र बेदाग हो। कोई भी व्यक्ति यदि पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करे तो उसे उच्चतम पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसे लोग होते हैं जो घटिया दर्जे के उपायों के द्वारा कम समय में धन तो कमा लेते हैं, परंतु समाज में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। इस प्रकार हम कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के प्रति सफलता का सोपान होता है ये लिख सकते हैं। अब और अगला एक प्रश्न है सोमत तथा सोमत अभिव्यक्ति के लिए लिख सकते हैं। आ सकता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। सोमत के लिए अलग अलग हो सकता है। सोमत के लिए तो हम तो कहते हैं इस प्रकार होना जरूरी है या ठीक लगता है मेरी समझ से। जो संबंध आत्मा और शरीर का है, कैसे लिखना है? जो संबंध आत्मा और शरीर का है वही संबंध साहित्य और समाज का भी है।
समाज से ही साहित्य का जन्म होता है। साहित्यकार जिस साहित्य की रचना करता है उसकी जड़ें समाज से ही विषय प्राप्त करती है और उसी में गहरी जुड़ी होती है। लेखक अथवा कवि अपने समाज की परिस्थितियों में जीता है, उनसे प्रभावित होता है। वह किसी भी रूप में उनसे अलग नहीं हो सकता। समाज में जो परिवर्तन होते हैं वह उन्हें देखता है और उनसे प्रभावित होता है। जो परिवर्तन मनुष्य और समाज के कल्याण के लिए होते हैं वह उनका समर्थन करता है। जो परिवर्तन समाज को तोड़ते हैं, मर्यादा और संस्कृति का हनन करते हैं, साहित्यकार उनका विरोध करता है। इस दृष्टि से वह समाज का अंग होकर भी पथ प्रदर्शक होता है। साहित्यकार यद्यपि उपदेशक नहीं होता तथापि उसका व्यापक चिंतन समाज को नई दिशा देता है। इस प्रकार हम साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह इसी के बारे में सोमत के रूप में लिख सकते हैं। इसी के अलावा निम्नलिखित शब्द संपदा के रूप में निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए। तो कैसा रहता है? पहला अपत्य संतान, अपथ्य अहितकार। दूसरा है कृपण कंजूस, कृपान दुधारी छोटी तलवार। तीसरा शब्द होता है श्वेत, उसका सफेद, स्वेद पसीना। चौथा शब्द होता है पवन वायु, पावन पवित्र। पांचवा शब्द है वस्तु चीज, वास्तु भवन। छठा शब्द व्रण घाव, वर्ण रंग। सातवां शब्द होता है शोक दुख, शौक विशेष रुचि। दमन आठवां शब्द कुचलना दबाना, दामन आंचल। इस प्रकार भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ हम लिख सकते हैं। मुहावरे का अर्थ वाक्य में लिखना किस प्रकार जरूरी है, या मुहावरे का अर्थ हम वाक्य में किस प्रकार लिख सकते हैं? देख लीजिए। मुंह की खाना, मुहावरा होता है मुंह की खाना, अर्थ होता है अपमानित या परास्त होना। तो हम लोग वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है? क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत से मुंह की खानी पड़ी। क्रिकेट के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत से मुंह की खानी पड़ी। अब दूसरा है फूंक फूंक पर कदम रखना, अत्यंत सतर्कता पूर्वक कोई काम करना। अर्थ लिख सकते हैं नया पुलिस इंस्पेक्टर हर मामले में फूंक फूंक कर कदम रखता है। दूसरा है सिर खाना मुहावरा, व्यर्थ की बातों से परेशान करना। क्या लिखते हैं अर्थ? रमेश इधर उधर की बातें कर अपनी दादी का सिर खाता रहता है। कलई खुलना, भेद या रहस्य खुलना। कलई खुलना, भेद या रहस्य खुलना। अर्थ है विक्रीकर अधिकारियों ने दुकानदार के वही खातों की जांच की जो दुकानदार के थप्पलों की कलई खुल गई। अब भाववाचक संज्ञा के रूप में लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा। संचालित का भाववाचक संचालन, विकसित विकास, चित्र चित्रण और जागरण जागृति। विशेषण के रूप में लिख सकते हैं विशेषण शब्द के विशेषण बनाना। ईमानदार ईमानदार। दूसरा है अपराध अपराधी, कष्ट कष्टपूर्ण, भाग्य भाग्यशाली। इस प्रकार हम स्वाध्याय के रूप में सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। यहां तक ही ठीक है।